हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 2024 का जो 3 जुलाई 2024 को शिफ्ट फर्स्ट के अंदर जो आपका पेपर हुआ था उसका मैथ्स का पेपर जो है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट 9 है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अब इसमें देखिए, जॉय ने स्कूल प्रोजेक्ट को 15 दिनों में पूरा किया। यदि टीम जॉय से 25% अधिक कुशल है तो उसी काम को पूरा करने में टीम को कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, यानी कि यहाँ पर जॉय की एफिशिएंसी अगर आपके पास 4 यूनिट है तो टीम की एफिशिएंसी इस जॉय की एफिशिएंसी से 1 यूनिट ज़्यादा होगी, यानी कि 5 यूनिट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल वर्क जो आपके पास होगा, जॉय जो है ये 15 दिन में काम कंप्लीट कर सकता था, तो यहाँ पर जो है 4 की एफिशिएंसी से 15 दिन में काम कंप्लीट कर सकता है, तो ये टोटल वर्क हो जाएगा। अब यही टोटल वर्क अगर टीम करेगी तो यहाँ पर 5 की एफिशिएंसी से करेगी, तो आप यहाँ पर 5 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो टीम द्वारा लिया गया टाइम आपके पास आ जाएगा। फिर 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 त्रिका 15 और 4 त्रिका 12 दिन जो है वो आपके प्रश्न का करेक्ट आंसर था। ठीक है, अब इसमें देखिए अनुपात में सबसे बड़ा कौन सा अनुपात है ये आपको बताना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये लिख लीजिए, आपके पास यहाँ पर 3/4 हो जाएगा, और इसको लिखेंगे तो 5/8, फिर 1/2, फिर ये जो 6:9 आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 2:3 हो जाएगा। क्योंकि आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रॉपर फ्रैक्शन में जो है इनको कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि अब जो ट्रिक अप्लाई करने वाले हैं वो प्रॉपर फ्रैक्शन पर अप्लाई होती है। ठीक है, अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, ऊपर वाली वैल्यू बट्टे वाली वैल्यू से छोटी होती है। तो यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे 1 का है, यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे 3 का है, यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे तो 1 का है, और यहाँ पर भी डिफरेंस 1 का है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 1 3 1 और ये 1 है, इनका अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये आपको 3 दिखाई पड़ गया। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 1 को 3 बनाने के लिए आप इसको 3 से गुणा कराएंगे। ये तो ऑलरेडी 3 है तो आप इसको 1 से गुणा करा देंगे। ये 3 से गुणा कराएंगे तो आपके पास यहाँ पर 3 बनेगा, यहाँ पर भी 3 से गुणा कराना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये न्यूमरेटर में आपके पास जो डेटा आ रहा है 3 5 1 और ये 2, आप इनको इनसे गुणा करा लीजिए, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और ये आपके पास 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 दूनी का 6 हो जाएगा। तो आप इसमें देख सकते हैं सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास यहाँ पर कहाँ पर दिखाई पड़ रही है, तो सबसे बड़ी वैल्यू आपको यहाँ पर ये दिखाई पड़ रही है 9, यानी कि ये आई किससे, 3:4 से। तो 3:4 जो आपके पास यहाँ पर सबसे बड़ा अनुपात हो जाएगा। अच्छा, सबसे छोटा पूछता तो आप यहाँ पर क्या करते, भैया आपके पास यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू है, और ये किससे है, 1:2 से, तो 1:2 आपके पास सबसे छोटा अनुपात हो जाता, बट यहाँ पर सबसे बड़ा अनुपात आपसे पूछा गया, तो आप यहाँ पर इसको ऑप्शन नंबर 4 को आंसर सही टिक करेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए, सभी शहरों में सभी प्रकार के परिवहन का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या में पुणे में सभी प्रकार के परिवहन का उपयोग करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत बताना है, कितना होगा। तो इंग्लिश वाले इसे पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, आपको क्या करना है, पुणे का टोटल कर लीजिए, पुणे का आप यहाँ पर टोटल करेंगे तो ये 9 आपको दिखाई पड़ रहा है, इनका आप यहाँ पर टोटल कर लीजिए, इनका टोटल करेंगे तो ये भी आपको यहाँ पर 9 दिखाई पड़ रहा है, और इनका टोटल करेंगे तो ये आपको यहाँ पर 8.5 दिखाई पड़ रहा है, इनका टोटल करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर 12.5 आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, इन सभी को ऐड कर लीजिए, आपके पास यहाँ पर कितना बनेगा, 9 और ये 9 त्रिका 27 और ये 12, 39 आपके पास है। 39 का ये जो पुणे के अंदर आपके पास यहाँ पर है, आपको यहाँ पर पुणे में सभी प्रकार के परिवहन देखने थे, तो यहाँ पर पुणे के अंदर 9 है, ये 9 आपके पास 39 का कितना % है यही आपको कैलकुलेट करके बताना था। 3 से आप इसको डिवाइड करेंगे, 3 बार कटेगा, ये 13 3 39, आप क्या करेंगे 300 के अंदर 13 का डिवाइड करेंगे तो 13 दूनी का 26 हो गया, बच गया 4, तो 13 3 39 हो जाएगा। 23 आपको एक ही ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है, 0.08% आप इसको आंसर टिक करते थे। ठीक है, इसमें देखिए, दिए गए वर्षों में कंपनी एक्स और जेड द्वारा कुल उत्पादन के बीच अंतर जो है वो आपको यहाँ पर बताना है लगभग में। ठीक है, तो इंग्लिश वाले इसको पढ़ सकते हैं यहाँ पर। अब इसमें देखिए, यहाँ पर ये प्रश्न पीछे भी हमने बनाया था, पिछले वाले वीडियो में हमने एक्स का टोटल किया था, तो वो डेटा मेरे को तो याद है 699 आया था। एक बार फिर से कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपके पास ब्लू वाला ग्राफ नीचे है, तो आप ये नीचे वाला डेटा लेंगे, और यहाँ पर 102 इसके साथ लेंगे तो ये 230 आपके पास टोटल हो गया। 110 आप यहाँ पर 80 के साथ लेंगे तो 190 हो गया। इसके बाद 109 आप यहाँ पर नीचे वाला डेटा लेंगे, यहाँ पर ब्लू वाला ग्राफ ऊपर जा चुका है तो आप यहाँ पर ऊपर वाला डेटा लेंगे, यानी कि 279 आपके पास यहाँ पर ये टोटल बना। ऐड कर दीजिए, ये 9 हो गया, ये 19 का 9 हो गया,
और ये 5 एक 699 हो चुका है, जो कि हमने पीछे ऐड भी किया था। इसके बाद आप यहाँ पर देख लीजिए, ये जेड का अगर लेंगे तो ऑरेंज वाला डेटा आपको लेना 141 ले लीजिए, और इसमें देखिए यहाँ पर आप ये 161 ले लीजिए। ये आपके पास यहाँ पर 200 और ये 302 आपके पास यहाँ पर टोटल बना है। इसके बाद 192 के साथ 130 को ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये 320 और ये 322 आपके पास यहाँ पर टोटल बनेगा। इसके बाद 145 के साथ 122 को ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये 260 और ये 267 आपके पास टोटल बन चुका। ऐड कर लीजिए, ये 11 का 1 हो गया, ये 9 हो गया। इसके बाद यहाँ पर ये आपके पास 6 2 8 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस आप देखिए कितने का दिखाई पड़ रहा है। ये 1 और 191 192 का आपको यहाँ पर गैप दिखाई पड़ा, जबकि ये डेटा आपको यहाँ पर थाउजेंड्स हज़ार में दिखाई पड़ रहा था, तो आंसर आपको यहाँ पर हज़ार में ये दिया गया था, तो आपके पास यहाँ पर ये आंसर 192 ना होकर ये 1000 गुना यानी कि 1,92,000 जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर था। ठीक है, अब इसमें देखिए यदि एक वृत्त जिसका केंद्र आपको बताया गया, अब वृत्त का केंद्र देखिए अगर हम h और k से लिख लें तो h की वैल्यू 2 और k की वैल्यू 3 हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर रेखा को स्पर्श करता है। अब यहाँ पर स्पर्श रेखा का समीकरण दिया गया और वृत्त की त्रिज्या क्या है, वृत्त की त्रिज्या आपको कैलकुलेट करके बतानी। अब स्पर्श रेखा का समीकरण अगर ax प्लस का by और ये प्लस का c बराबर 0 ये दे रखा हो, तो आप यहाँ पर कंपेयर करा सकते हैं। x का गुणांक a है तो यहाँ पर 4 है, यानी कि a की वैल्यू 4 हो गई, b की वैल्यू 3 हो गई और c की वैल्यू -7 हो जाएगी। तो इसके लिए देखिए आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखना है। वृत्त की त्रिज्या अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे r बराबर, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, मापांक लेंगे किसका, ये आपके पास यहाँ पर a इंटू में h करेंगे। ठीक है, a इंटू में h करेंगे प्लस b इंटू में आप यहाँ पर k करेंगे प्लस का c करेंगे। ये जो भी आपके पास कैलकुलेट होकर आएगा उसका आप मापांक यानी कि मोड निकाल लेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर इसको डिवाइड कर देंगे √a² प्लस का b² से। ये फॉर्मूला आपको याद रखना था। अब इसमें आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। ऊपर a की वैल्यू आप यहाँ पर 3 रखेंगे, सॉरी a की वैल्यू 4 रखेंगे, h की वैल्यू आप यहाँ पर 2 रखेंगे और प्लस b की वैल्यू 3 रखेंगे, k की वैल्यू भी आपके पास यहाँ पर यहाँ पर 3 है तो आप यहाँ पर 3 रखेंगे। c की वैल्यू -7 है, बट्टे के अंदर अंडर के अंदर a की वैल्यू 4 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस b का स्क्वायर यानी कि आपके पास यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप ऊपर देखें मापांक भी लेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये 8 और 9 17 -7 करेंगे 10 हो गया। 10 का मापांक ये आप यहाँ पर देखें नेगेटिव में आता तो मापांक लेते तो प्लस में हो जाता। ठीक है, लेकिन ये ऑलरेडी प्लस में आया तो ये प्लस में रहेगा, बट्टे के अंदर 5 आ जाएगा, यानी कि 2 इकाई जो है वो आपके पास यहाँ पर रेडियस 3 से आ जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद था तो आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी थी। इसमें देखिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में दे 2400 की धनराशि का वर्तमान मूल्य क्या है। तो प्रिंसिपल अगर p मान लेते, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 और टाइम जो है 4 वर्ष का दिया गया, डिवाइड 100 से करते तो PRT डिवाइडेड बाय 100 से आपके पास यहाँ पर ये साधारण ब्याज आता। और साधारण ब्याज होता क्या भाई, 2400 में से आप उस धनराशि आप मूलधन को प्रिंसिपल को जो है p को माइनस कर देते। ठीक है, तो आप यहाँ से p की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। पीछे हमने बनाया था ये 5 बार कट जाएगा, इधर माइनस का 5p आएगा, इधर आ जाएगा यानी कि 6p हो जाएगा और ये 2400 इंटू में 5 भी आएगा। तो कैलकुलेशन आप जिस भी तरीके से कैलकुलेट करें कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 400 बार कट जाएगा, p बराबर 400 का 5 गुना करेंगे तो 2000 आपके प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सरल रेखा के अक्षों के बीच अंतःखंडित भाग की लंबाई आपको बतानी है। तो ये भी प्रश्न हमने पीछे बनाया हुआ था, आपको सरल रेखा का समीकरण दिया गया था, उसमें हमने क्या किया था, एक टेबल ड्रॉ की थी और टेबल के अंदर हमने x और y के मान निकाले थे। तो यहाँ पर आप x और y का मान यहाँ पर भी निकाल लेंगे, ये x हो गया ये y हो गया। अगर आप यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 0 रखें तो y का मान कितना हो जाएगा, ये वाला टर्म 0, तो आप यहाँ पर y का मान कैलकुलेट करेंगे 12 पंचे 60 हो गया। इसके बाद यहाँ पर आप y का मान अगर 0 रखें तो x का मान क्या आएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, y का मान 0 रखेंगे तो ये 5 का इधर डिवाइड करेंगे 12 पंचे 60 यानी कि x का मान 12 आ चुका है। तो आप यहाँ पर जब ग्राफ के अंदर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो आपके पास यहाँ पर किस तरह से बनेगी, ये मान लीजिए आपके पास y x हो गया और ये x x हो गया। ठीक है, अब ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर पर काटते हैं, ये आप सभी को पता है। अब यहाँ पर देखिए x x पर हम 0 स्टेप चलेंगे और x x पर यहाँ पर x x पर 0 स्टेप चलेंगे और y x पर हम 5 स्टेप चलेंगे। तो यहाँ पर ये आपके पास 5 स्टेप तक गए y x पर, तो ये आपके पास यहाँ पर 5 इकाई आ गया। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं x x पर हम 12 स्टेप चलेंगे, y x पर हम 0 स्टेप चलेंगे। तो ये आपके पास यहाँ पर जाकर ये काटेगा, यहाँ पर एक बिंदु आपके पास आएगा। ठीक है, ये x x पर जो है ये आपके पास यहाँ पर 12 यूनिट की आपके पास ये लंबाई आ चुकी है। ये जो दोनों बिंदु आपके पास आएंगे उनको आप यहाँ पर मिला देते हैं।
तो यहाँ पर ये अंतःखंड भाग जो आपके पास है, अंतःखंडित भाग जो आया है उसकी लंबाई आपको बतानी थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये 5 है, ये 12 है, तो ये 13 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अंतःखंडित भाग की लंबाई कितनी आ जाएगी? 13 यूनिट। इसमें देखिए यहाँ पर ए और बी जो है क्रमशः 32 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र है और सी डी वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। यदि ए बी की लंबाई 30 सेंटीमीटर है तो सी डी की लंबाई बतानी है। तो R1 दिया गया, R2 दिया गया, केंद्रों के बीच की दूरी D दी गई है। तो इस सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के लिए मैंने फॉर्मूला पीछे बताया था, टी स्क्वायर माइनस करेंगे R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो अंडरूट के अंदर आप क्या करेंगे? 30 का स्क्वायर करेंगे। त्रिज्याओं का डिफरेंस देखिए 32 और 8 का डिफरेंस 24 का है, तो 24 का स्क्वायर करके इसमें से माइनस कर दीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो 6 इंटू में 54 आएगा। अब 6 में 54 होता है, यानी कि 6 इंटू में 3 आ जाएगा। तो 18 सेंटीमीटर आपके प्रश्न का सही आंसर था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए चित्र जो है आपके पास, डायग्राम जो है वो किस तरह से बनेगा। आपको दो वृत्त दे रखे हैं, एक वृत्त ये हो जाएगा, इसके बाद एक वृत्त जो है ये आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये दोनों वृत्त एक दूसरे को कट करेंगे। ये कैसे पता चला? ये पता ऐसे चला कि यहाँ पर ये दोनों त्रिज्याओं का अगर आप योग कर रहे हैं तो 40 हो रहा है और यहाँ पर केंद्रों के बीच की दूरी 30 दे रखी है, यानी कि कम दे रखी है। तो इस केस में यहाँ पर क्या करते हैं, ये दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा अगर आप यहाँ पर खींचेंगे तो वो कुछ इस तरह से इन दोनों वृत्तों को जो है स्पर्श करते हुए जाएगी। ठीक है, इसी की लंबाई आपसे पूछी गई थी और इसकी लंबाई का फॉर्मूला जो है ये होता है, ये मैंने आपको बताया था। यहाँ पर केंद्रों के बीच की दूरी को हम D से लिखते हैं और ये R1 इसकी त्रिज्या, R2 इसकी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर आपको इसका मान कैलकुलेट करके बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको पूर्णांक में दिखाई पड़ रहे हैं, तो आप यहाँ पर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पर चेक करिए। तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पर रखें तो यहाँ पर कोट 45 का मान 1 हो जाएगा, टेन 45 का मान 1, यानी कि 1 + 1 2 हो गया। ब्रैकेट के अंदर कोसेक 45 का मान √2 माइनस साइन 45 का मान 1/√2। अगले के अंदर यहाँ पर 1/√2 और यहाँ पर माइनस का ये √2 आएगा। आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाली ब्रैकेट में से माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे तो वैल्यू पलट जाएगी, यानी कि √2 माइनस का 1/√2, यानी कि दोनों ब्रैकेट सेम हो जाएंगे और बाहर माइनस का आ जाएगा 2 इंटू में ब्रैकेट के अंदर देखिए ये √2 माइनस 1/√2, दोनों ब्रैकेट सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसके पावर 2 लगा देंगे। ठीक है, माइनस का 2 हो गया ब्रैकेट के अंदर, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये 2 + का 1/4 और ये माइनस का 2 हो जाएगा, सॉरी 1/2 होगा क्योंकि 1/√2 है ना, तो 1/2 हो जाएगा और ये माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 से ये 2 कट जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं माइनस का 2 इंटू में 1/2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि माइनस का 1 आपके प्रश्न का सही आंसर था। अब इसमें देखिए एक खुदरा फल विक्रेता 400 रुपये में एक स्कोर सेब खरीदता और 1 दर्जन सेब 264 रुपये में बेचता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत आपको बताना था। अब इसमें देखिए एक स्कोर बराबर 20 नग है, ये आपको बताया भी गया आगे, यानी कि 20 एप्पल खरीदे हैं। एक स्कोर में कितने नग होते हैं? 20 नग होते हैं। तो ये 20 एप्पल इसने खरीदे हैं कितने में? 400 रुपये में। तो ये आपके पास यहाँ पर कॉस्ट प्राइस CP हो गया। तो एक सेब का अगर आप यहाँ पर मूल्य निकालें तो ये कितना हो जाएगा? 20 का इधर डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 20 रुपये हो जाता। इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं एक दर्जन की बात की गई तो एक दर्जन में आपको पता है 12 एप्पल होते हैं। तो 12 एप्पल जो है कितने में बेचे जा रहे हैं? 264 रुपये में बेचे जा रहे हैं। ये सेलिंग प्राइस बताया गया। तो एक एप्पल का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? आप इधर 12 का डिवाइड कर देते, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, यानी कि 22 रुपये में जो है एक एप्पल बेचा जा रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 20 रुपये का एप्पल जो है 22 रुपये में बेचा जा रहा है एक एप्पल, तो यानी कि 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 2 रुपये का प्रॉफिट कितने पर? 20 पर, और गुणा 100 करते हैं तो ये आपको 10% का लाभ जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके प्रश्न का करेक्ट आंसर था। इसमें देखिए जब एक संख्या को 512 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 67 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 32 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा? पीछे इस टाइप का भी प्रश्न मैंने आपको बताया था। यहाँ पर जो पहले वाला भाजक दे रखा है, क्या ये 32 से डिवाइड है? तो आप इसको चेक कर लेते हैं भाई। 8 से काटते तो ये 4 बार कटता, 8 से इसको काटते, 8 का क्यूब 512 होता है, यानी कि ये 64 आ जाता। ठीक है, तो 64 4 से डिवाइड है, यानी कि 32 से भी डिवाइड हो जाएगा 512। ठीक है, 512 32 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो शेषफल बच रहा था 67, उसमें डायरेक्ट 32 का आप इसमें डिवाइड कर देते। तो 32 दूनी का 64 हो गया, 2 बार भागा, यानी कि शेषफल आपके पास जो 3 बचा है वही आपके पास करेक्ट आंसर था। अब इसमें देखिए 2016 से 2020 के अवधि के दौरान किस प्रकार की कारों के उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई? तो लगातार वृद्धि आपको देखनी थी और इंग्लिश वाले यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है,
अब इसमें देखिए यहाँ पर अगर आप ए में चेक करेंगे 2016 से, तो यहाँ पर ये आपको कमी दिखाई पड़ गई, छोड़ दीजिए। यहाँ पर भी कमी दिखाई पड़ गई, छोड़ दीजिए। यहाँ पर वृद्धि है और यहाँ पर भी वृद्धि है और यहाँ पर भी वृद्धि और यहाँ पर भी वृद्धि, यानी कि सी में आपको लगातार वृद्धि दिखाई पड़ रही है, तो आप आंसर टिक कर देते, क्योंकि डी में भी आपको यहाँ पर कमी दिखाई पड़ गई। ठीक है, अब इसमें देखिए एक 8 अंकीय संख्या जो है 99 से विभाज्य है। यदि अंकों में फेरबदल कर दिया जाए तो संख्या हमेशा किससे विभाज्य होगी? भाई आपको डायरेक्ट दिखाई पड़ जाना चाहिए 9 और 11 से ये संख्या डिविजिबल होगी, 8 अंकों की संख्या। अब यहाँ पर 9 का डिविजिबिलिटी रूल जो है वो संख्या के अंकों के योग पर डिपेंड करता है। तो अब संख्या के अंकों को आप कितना ही बदल दीजिए, जो योग आपके पास रहेगा वो हमेशा 9 से डिविजिबल रहेगा। अब हमेशा 9 से डिविजिबल रहेगा तो वो हमारे पास संख्या हमेशा 9 से विभाज्य होगी। ठीक है, लेकिन 11 से विभाज्य होगी ये हम कह नहीं सकते। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये हम 99 का देखिए कोई भी मल्टीपल ले लेते हैं, 12 जैसे कि 12 का मल्टीपल ले लेते हैं, 12 नंबर 108 हो जाएगा, फिर राशियल 10 आएगी, 108 और 10 118 हो जाएगा। ठीक है, ये एक ऐसी संख्या 4 अंकों की संख्या, हालांकि ये तो 4 अंकों की संख्या हमने ली है। ठीक है, बट आपको यहाँ पर प्रश्न में क्या दिया गया था? 8 अंकों की संख्या। ये 8 अंकों की संख्या पर भी कंसेप्ट काम करेगा। ठीक है, बट यहाँ पर अगर आप इस संख्या को देखें तो ये संख्या 11 से डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है, दोनों संख्याओं से आपके पास यहाँ पर ये डिविजिबल है। ठीक है, एक अगर हम इस संख्या के अंकों को फेरबदल कर दें, यानी कि बीच के 2 अंकों को अगर फेरबदल कर दें, एक यहाँ पर 1 रहने देते हैं और यहाँ पर ये 8 और ये 1। ठीक है, बीच के 2 अंकों को हमने बदल दिया और यहाँ पर ये 8। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये संख्या के अंकों का योग जो है वो आपके पास 9 से डिविजिबल हो रहा है, यानी कि संख्या 9 से तो डिविजिबल है, लेकिन अगर आप 11 का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो 1 + 1 2 हो गया, 8 8 16 हो गया, यानी कि 16 - 2 करेंगे तो ये बराबर 14 आएगा, और 14 11 से डिवाइड नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं है लेकिन 9 से डिवाइड है। तो यही सेम कंसेप्ट 8 अंकों की संख्या पर भी अप्लाई होता है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जो संख्या हमारे पास अंकों को फेरबदल करने से प्राप्त होगी वो हमेशा 9 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो डायरेक्ट कंसेप्ट अगर पता था तो आप प्रश्न पढ़ने मात्र से आंसर टिक कर सकते थे। इसमें देखिए 2 शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात आपको बताया गया, यानी कि H1 का H2 के साथ रेशियो बताया गया 5:3 है। ठीक है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात आपको बताया गया, यानी कि R1 का R2 के साथ रेशियो बताया गया 6:5 है। तो उनके आयतनों का अनुपात आपको बताना है, यानी कि वॉल्यूम में रेशियो बताना है। तो यहाँ पर शंकु का वॉल्यूम आपको पता है 1/3 पाई R² H होता है, यानी कि R1 का स्क्वायर और H1। और दूसरे शंकु की अगर बात करें तो 1/3 पाई R2 का स्क्वायर और इनटू में H2 हो जाएगा। इन दोनों का अगर आप रेशियो बनाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1/3 पाई से 1/3 पाई कट जाएगा। R1 का मान आप यहाँ पर 6 रखेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया। H1 आप यहाँ पर 5 रखेंगे तो 5 हो गया। ठीक है, R2 का मान आप यहाँ पर 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, इनटू में H2 आपके पास 3 है। कैलकुलेट कर लीजिए भाई, आप इसमें देख सकते हैं 5 से ये डिवाइड करेंगे, 5 × 5 = 25, 3 से आप इसको डिवाइड करेंगे ये 12 आ जाएगा, यानी कि 12:5 जो है ये आपके पास वॉल्यूम में रेशियो बनेगा। इसमें देखिए एक बस चालक को 240 किलोमीटर की यात्रा 4 घंटे में पूरी करनी है। यदि वह अपनी यात्रा के पहले 3 घंटों में औसतन 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो उसे आखिरी या अंतिम घंटे में जो है किस चाल से यात्रा करनी होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 घंटे के अंदर 7 × 21 210 किलोमीटर चल चुका है टोटल 240 में से, यानी कि यहाँ पर टाइम जो बचा है वो आपके पास 1 घंटे का बचा। उस 1 घंटे के अंदर 30 किलोमीटर चलना पड़ेगा, यानी कि 30 किलोमीटर/आवर चाल होनी चाहिए थी। आप डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते थे। आप इसमें एलिगेशन भी लगा सकते हैं, एलिगेशन से भी आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। और इसको बेसिक से कैलकुलेट करें तो कैसे करेंगे भाई, 7 × 21 यानी कि स्पीड इनटू में आप टाइम करते हैं, डिस्टेंस आती है, इतनी डिस्टेंस कवर हो चुकी है। अब जो टाइम बचा है 1 घंटे का टाइम बचा है, उस दौरान जो स्पीड है वो हमें नहीं पता, वो x मान लेते हैं। ठीक है, अंतिम 1 घंटे के अंदर स्पीड हम x मान लेते हैं। तो आप इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे, टोटल डिस्टेंस आपके पास बनेगी, जबकि टोटल डिस्टेंस प्रश्न में कितनी बताएगी 240 की बताएगी। तो ये 240 बराबर कर दीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं 210 इधर लाकर घटाएंगे तो x = 30 आ जाएगा, यानी कि आपके पास यहाँ पर आपने आखिरी 1 घंटे के अंदर जो स्पीड x मानी थी वो आपके पास कितनी है 30 किलोमीटर/आवर। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते थे। एक गत्ते के डिब्बे की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको यहाँ पर बताएगी, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, घनाभाकार ये डिब्बा आपको बताएगा। ठीक है, ऐसे कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी जिनमें 2160 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले घनों को पैक किया जा सकता है, यानी कि यहाँ पर वॉल्यूम बराबर होगा। मान लेते हैं हम यहाँ पर हमें n डिब्बे चाहिए और एक डिब्बे का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 6 × 10 × 12 करते हैं।
भाई LBH करते हैं, आपके पास वॉल्यूम आ जाता है घनाभ का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने LBH किया और ऐसे मान लेते 3 डिब्बे हमें चाहिए, सॉरी यहाँ पर 3 डिब्बे, तो यहाँ पर आंसर दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है। हम मान लेते हैं n डिब्बे चाहिए, ठीक है। इसी n का मान आपको कैलकुलेट करना है। अब ये जो टोटल वॉल्यूम बनेगा वो आपके पास यहाँ पर इनके अंदर जितने भी घन ये पैक किए जाते हैं, जितने भी ये डिब्बे, सॉरी यहाँ पर डिब्बे पैक किए जाते हैं, उनका वॉल्यूम आपके पास है 2160। ये बराबर होना चाहिए 2160 के। इसको कैलकुलेट कर लीजिए भाई। इसमें देखिए 0 से ये 0 कट गया, 6 का क्यूब 216 होता है, तो 6 से डिवाइड करेंगे 36 आएगा, 12 3 36 हो जाएगा। n का मान कितना आया 3, यानी कि ऐसे हमें 3 डिब्बे चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखिए यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो गोले का आयतन पिछले आयतन का कितना गुना होगा, ये आपको बताना है। देखिए अगर आप यहाँ पर त्रिज्या r मान लेते तो 4/3 पाई r क्यूब आपके पास पहले वॉल्यूम होता, लेकिन अब अगर हम बात करें तो ये 4/3 पाई और त्रिज्या जो है वो क्या कर दी जाती है, 2 गुना कर दी जाती है, का क्यूब हो जाएगा। तो 4/3 पाई और इंटू में आपके पास 8 r क्यूब होगा, 8 यहाँ पर आप बाहर लिख लीजिए, इंटू में ये 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते 4/3 पाई r क्यूब, तो ये पहले आपके पास वॉल्यूम था, इसका कितना गुना हो रहा है, 8 गुना हो रहा है। तो आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप टिक कर देते। इसमें देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है। एक दुकानदार ने इससे 10% और 20% के 2 क्रमागत छूटों पर खरीदा। उसने परिवहन पर 68 रुपये खर्च किए और वस्तु को 600 रुपये में बेच दिया। उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। भाई 600 रुपये जो अंकित मूल्य था उस पर 10% की छूट, यानी कि आप इसका 9/10 कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/9 होती है। तो 9 पर 1 का डिस्काउंट इसने प्राप्त किया, सॉरी यहाँ पर 1/10 होती है, तो यहाँ पर 10 पर 1 का डिस्काउंट प्राप्त किया, तो आप इसका 9/10 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, तो 5 पर 1 का डिस्काउंट इसने प्राप्त किया, तो आप इसका 4/5 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब इसने 68 रुपये अतिरिक्त परिवहन पर भी खर्च किए थे, तो आप इसमें 68 ऐड कराएंगे। ये टोटल लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य आपके पास उसके लिए आ जाएगा, ठीक है, दुकानदार के लिए आ जाएगा। आप इसको सोल्व करेंगे, 0 से 0 कट गया, 5 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा, 12 4 48 इंटू में 9 आ जाएगा और प्लस का 68 आ जाएगा, और ये 9 8 72 हो जाएगा, हासिल आ जाएगी 7, 9 चौके 36, 7 43 हो जाएगा, प्लस का 68 आप यहाँ पर ऐड कराएंगे, तो ये आपके पास यहाँ पर 500 टोटल बन रहा है, ठीक है। जबकि सेलिंग प्राइस आपको प्रश्न में बताया गया कितना है, 600 है, 600 रुपये है, ठीक है। ये 600 रुपये आपको सेलिंग प्राइस प्रश्न में बताया गया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 100 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 500 पर, और गुणा 100 करते तो 2 0 से तो 2 0 कट जाते और यहाँ पर 20% का आपके पास यहाँ पर प्रॉफिट आ जाता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 ये आपके पास ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर था, ठीक है। अब इसमें देखिए ट्रायंगल पी क्यू आर में एस और टी क्रम से पी क्यू और पी आर पर स्थित बिंदु इस प्रकार हैं कि एस टी जो है क्यू आर के समरूप है, सॉरी समांतर है। तो यहाँ पर एस टी जो है ट्रायंगल पी क्यू आर को समान क्षेत्रफल वाले 2 भागों में विभाजित करती है। तो पी एस और क्यू एस का अनुपात आपको बताना। तो पिछले वाले वीडियो में हमने इस टाइप के प्रश्न काफ़ी बनाए थे, 4 प्रश्न जो है इसी टाइप के प्रश्न थे। हालांकि क्षेत्रफल से रिलेटेड तो एक ही प्रश्न था। इसमें देखिए पी क्यू आर आपके पास यहाँ पर एक ट्रायंगल बताया गया, इसमें क्यू आर भुजा के समांतर जो है एक रेखा बताई गई एस टी है। तो ये एस टी जो रेखा है वो यहाँ पर इस त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल को 2 बराबर बराबर भागों में बांटती है। यानी कि ये वाला क्षेत्रफल अगर आपके पास यहाँ पर ए मान ले तो ये वाला क्षेत्रफल जो है ये एस क्यू आर टी, ये जो आपके पास यहाँ पर चतुर्भुज बन रहा है इसका क्षेत्रफल भी ए हो जाएगा। यानी कि पूरे ट्रायंगल के अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 2a हो जाएगा ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर ये लिख भी देता हूँ, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस टी जो है इसका एरिया हमने ए माना है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल, पूरे ट्रायंगल का पी क्यू आर का जो एरिया है वो आपके पास a प्लस का a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ये प्रश्न में बताया गया है, ठीक है। तो जब आप इन दोनों का रेशियो बनाएंगे तो ये रेशियो क्या होता है, बराबर होता है इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के। तो यहाँ पर ये बराबर क्या हो जाएगा, बराबर यहाँ पर इनके संगत भुजाएं आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको पी एस और क्यू एस का रेशियो कैलकुलेट करना है। तो आप यहाँ पर पी एस अगर भुजा लें ऊपर वाले ट्रायंगल के अंदर और पूरे वाले ट्रायंगल के अंदर इसके संगत भुजा जो है वो आपके पास पी क्यू हो जाएगी। यानी कि पी एस का पी क्यू के साथ जो रेशियो होगा उसके स्क्वायर के बराबर होगा। ये कंसेप्ट मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें देखिए यहाँ पर a से तो a कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर 1/2 आपके पास बचा है। तो 1/2 बराबर की साइड पी एस अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर। तो आप दोनों साइड वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पर पी एस अपॉन पी क्यू बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा।
यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पी क्यू आपके पास √2 है और पी एस जो है वो आपके पास 1 यूनिट है। तो आप यहाँ पर ये पी एस जो है वो आपके पास 1 यूनिट है और ये पी क्यू जो है ये √2 है। तो आपके पास यहाँ पर ये क्यू एस कितनी बच जाएगी, ये √2 माइनस का 1 बच जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना था, पी एस और क्यू एस का रेशियो बताना था। तो पी एस आपके पास यहाँ पर कितनी है, 1 यूनिट, और क्यू एस आपके पास यहाँ पर √2 माइनस का 1 आई है। तो यही आपके पास यहाँ पर करेक्ट आंसर था। ठीक है, अब इसमें देखिए 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पराजित उम्मीदवार ने डाले गए वैध मतों का 42% हासिल किया और 25,45,800 मतों से चुनाव हार गया। यदि 3,65,500 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया और 30% लोगों ने अपना मत नहीं डाला, तो मतदाताओं में मत न डालने वाले लोगों की लगभग संख्या कितनी थी। तो कैलकुलेशन होगी भाई, आपको प्रश्न पढ़ने से ही पता चल रहा है कि कैलकुलेटिव होगा, तो आप स्किप कर देते। बट इसको देखिए समझिए यहाँ पर कैसे होगा। इसमें देखिए यहाँ पर ये आपके पास टोटल मत जो है वो आप x मान लीजिए, 30% ने अपना मत नहीं डाला, यानी कि 70% ने मत डाला होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो अवैध घोषित किए गए थे ये डाले गए मत आ गए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसमें से अवैध घोषित किए गए थे वो कितने थे, 3,65,500। आप इसमें से माइनस कर देते, ये आपके पास वैलिड वोटों की संख्या आ जाती। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हारने वाला उम्मीदवार है, पराजित उम्मीदवार जो है, लूजर जो है, उसने यहाँ पर 42% मत प्राप्त किए। तो विनर जो है, जीतने वाला उम्मीदवार है, उसने 58% मत प्राप्त किए होंगे। दोनों का डिफरेंस देखिए 16% का है। तो जो हारने वाला उम्मीदवार है वो 16% मतों से हारा होगा। किन का, वैलिड वोटों का। वैलिड वोट आपके पास ये थे। तो इन वैलिड वोट का अगर आप यहाँ पर 16% कैलकुलेट करें तो ये बराबर की साइड किसके होगा। यहाँ पर प्रश्न में बताया गया था कि ये इतने मतों से हार रहा है, यहाँ पर ये इतने मतों से हार रहा था हारने वाला उम्मीदवार, जबकि प्रश्न में बताया गया था 25,45,800 मतों से हार रहा है। तो ये बराबर कर दीजिए। कैलकुलेशन देखिए अब आपको करनी पड़ेगी इसमें, हालांकि इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो। इसमें देखिए यहाँ पर ये 100 की गुणा इधर करा दीजिए और 16 का आप इधर डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो इसको मैं फटाफट से कैलकुलेट कर देता हूँ। ये आपके पास 25,45,800, इसके आगे 2 0 लगा देंगे और इसको आप यहाँ पर 16 से डिवाइड करेंगे। तो ये आपके पास यहाँ पर 16 एकम 16 हो जाएगा, बच गया 9, फिर 16 पंचे 80 हो गया, फिर बच गया 14, 16 नमा 144 हो गया, बच गया 1, 16 एकम 16 बच गया 2, उतारेंगे 0, फिर 16 एकम 16, फिर बच गया 4, फिर आपके पास 16 दूनी का 32, फिर बच गया 8, फिर यहाँ पर 16 पंचे 80 और ये 0 आ जाएगा। यानी कि ये वाला डेटा आपके पास बना। यानी कि यहाँ पर ये वाला टर्म हमने इधर भेजकर सोल्व कर दिया है। अब यहाँ पर ये वाला टर्म जो है इधर की साइड आएगा तो प्लस में आएगा, यानी कि इस वाले टर्म में ये ऐड होगा, तो आप इसमें ऐड कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये 0 0 5 और ये आपके पास यहाँ पर 5 6 और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऐड करेंगे तो ये 0 हो गया, 5 हो गया, ये 7 हो गया और ये 6 हो गया और ये 7 हो गया और ये 12 का 2 हो गया, हासिल 1 आएगी, ये 16 हो गया। यानी कि ये हमारे पास बना है। ठीक है, टोटल। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपके पास यहाँ पर देखिए 7x/10 होएगा और ये बराबर की साइड आपके पास ये आ जाएगा 1 लाख, सॉरी यहाँ पर ये 16,27,000, 16 लाख नहीं है, ये आपके पास यहाँ पर 1 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, 1,62,00,000, 1,62,76,750 है। ठीक है, अब आप इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके पास यहाँ पर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी का 14 हो गया, फिर यहाँ पर बच गया 2, 7 त्रिका 21 हो गया, बच गया 1, 7 दूनी का 14 हो जाएगा, फिर यहाँ पर बच गया 3, 7 पंचे 35 हो गया, बच गया 1, 7 दूनी का 14, 7 पंचे 35 और ये 0 आ जाएगा। 10 के आप इधर गुणा करा देंगे, x बराबर कितना आ जाएगा, ये 23, 2 5 2 5 और ये 2 0 आ जाएंगे। ठीक है, आपके पास यहाँ पर डाले गए मतों की संख्या आ चुकी है। अब डाले गए मतों की संख्या ये है, आप देख सकते हैं 30% लोगों ने अपना मत नहीं डाला था, यानी कि 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होती है, तो आप इसका डायरेक्ट 3/10 कैलकुलेट कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 0 से 0 कट जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, 23 3 69 करिए, ये आपके पास यहाँ पर 69 आ गया। अब आगे देखिए 3 और 2 5 अंक है, यानी कि आपको दिखाई पड़ गया यहाँ पर लास्ट में आपके पास यहाँ पर 5 अंक आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना बनेगा, 69 लाख बनेगा, यानी कि अप्रोक्सीमेट किसके है, 70 लाख के अप्रोक्सीमेट है। यानी कि आपको पता है 10 लाख से क्या बनता है, 1 मिलियन बनता है, तो यहाँ पर 70 लाख से कितना बन जाएगा, ये 7 मिलियन बन जाएगा और आपसे मिलियन में आंसर पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर मिलियन जो है 7 मिलियन जो है ये अप्रोक्सीमेट में आंसर हो जाएगा।
तो कैलकुलेटिव था क्वेश्चन। इसमें देखिए यहाँ पर केंद्र ओ वाले वृत्त में ए बी सी एक छेदक रेखा है जो वृत्त को ए और बी पर प्रतिच्छेद करती है, और यहाँ पर डी सी वृत्त के बिंदु डी पर स्पर्श रेखा है। डी सी बराबर 12 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर। तो ए बी की लंबाई बतानी थी। ये देखिए सीजीएल में भी जो है 2021 में काफ़ी बार बना ये प्रश्न, तो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट में जो है मैंने इसको नोट किया है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें ये जो वृत्त आपको यहाँ पर दिया गया है, ये आपके पास यहाँ पर एक छेदक रेखा दे रखी है, और ये बाहर बिंदु को सी मान लेते हैं, और ये सी बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा है। ये कुछ इस तरह से दे रखा है, ए बी और ये सी एक छेदक रेखा है, और ये सी डी, ये डी सी जो है ये आपके पास यहाँ पर एक स्पर्श रेखा हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर ए बी की लंबाई आपको बतानी है, इसको एक्स मान लीजिए, और डी सी की लंबाई 12 बताएगी, बी सी की लंबाई 6 बताएगी। तो इसमें फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर ये डी सी का स्क्वायर जो है, डी सी का स्क्वायर बराबर की साइड आपके पास यहाँ पर होगा ये बाहरी भाग बी सी जो है, इनटू में आप यहाँ पर करेंगे टोटल लंबाई ए सी की, तो आप यहाँ पर ए सी रख दीजिए। और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं डी सी आपके पास 12 है, तो 12 का स्क्वायर बराबर की साइड बी सी 6 है, इनटू में ए सी आपके पास 6 प्लस का एक्स हो जाएगा। इसी एक्स का मान आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो जब आप यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए 12 का स्क्वायर 144 होता है, 6 से डिवाइड करें। वैसे भी आप यहाँ पर 12 का स्क्वायर को 6 से डिवाइड करेंगे तो 24 आएगा। 6 इधर लाकर माइनस करेंगे तो x बराबर 18 आपके पास यहाँ पर दिखाई पड़ गया। तो x का मान, ए बी का मान आपसे पूछा गया था, x का मान हमारे पास कितना है, 18 है। 18 सेंटीमीटर आपके प्रश्न का सही आंसर था। इसमें देखिए 2 स्टेशन आपको बताए गए T1 और T2 एक दूसरे से 300 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार स्टेशन T1 से 8 AM पर चलना शुरू करती है और स्टेशन T2 की ओर 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। 10 AM पर एक दूसरी कार स्टेशन T2 से T1 की ओर 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करती है। अब यहाँ पर दोनों कारें किस समय मिलेंगी। यहाँ पर मान लीजिए स्टेशन आपके पास यहाँ पर T1 है, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए स्टेशन T2 है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरी आपको प्रश्न में कितनी बताई गई, 300 किलोमीटर बताएगी। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये एक कार जो है 8 AM पर यहाँ से चलना स्टार्ट करती है और किस स्पीड से, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये प्रश्न में बताया गया। इसके बाद दूसरी कार जो है वहाँ पर स्टेशन T2 से चलना स्टार्ट करती है और ये विपरीत दिशा में चलना स्टार्ट करती है, ठीक है, T1 की ओर। अब यहाँ पर ये 10 AM पर चलना स्टार्ट करती है और इसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर आपको बताएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इसके जस्ट 2 घंटे बाद जो है इसने चलना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर इस 2 घंटे के दौरान इस जो पहले कार चली थी उसने कुछ दूरी डिस्टेंस कवर की होगी, यानी कि 2 घंटे के अंदर 45 की स्पीड से 90 किलोमीटर की डिस्टेंस ये कवर कर चुकी है, ठीक है। तो 300 में से अगर आप 90 घटाएंगे तो 210 किलोमीटर की आपके पास यहाँ पर डिस्टेंस इन दोनों के बीच की बची है। अब ये 210 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर होगी इन दोनों की रिलेटिव स्पीड से। दोनों विपरीत दिशा में चल रही है तो रिलेटिव स्पीड ऐड करेंगे, यानी कि 105 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो आप इसमें 105 का डिवाइड कर देंगे तो ये इनके मिलने का टाइम आ जाएगा, और 21 से आप ऊपर डिवाइड करते 10 आ जाता, 21 से नीचे डिवाइड करते 5 आ जाता, यानी कि 2 घंटे का टाइम लगता। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो दूसरी कार यहाँ पर चली थी 10 AM पर, इसमें आप यहाँ पर क्या करते, 2 घंटे ऐड करते, तो 10 AM के 2 घंटे बाद यानी कि 12 PM का जो है यहाँ पर टाइम होगा, यानी कि 12 PM पर जो है ये दोनों कारें एक दूसरे से मिलेंगी। अब इसमें देखिए किसी भी उम्मीदवार को प्राप्त मतों की न्यूनतम संख्या बतानी है। तो यहाँ पर आप ऊपर अगर प्रश्न को पढ़ेंगे तो इसमें वैध मतों की कुल संख्या जो वो 720 बताई गई है। तो यहाँ पर न्यूनतम मत आप यहाँ पर देख सकते हैं यासीन को प्राप्त हुए, यानी कि 60 डिग्री। ये डेटा आपको डिग्री में दिखा रखा है। इंग्लिश वाले यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब यासीन ने जो है सबसे कम मत प्राप्त किए। टोटल मत आपके पास कितने थे, 360 डिग्री थे। तो 60 डिग्री मत प्राप्त किए यासीन ने 360 डिग्री में से, और यहाँ पर कुल वैध मतों की संख्या बताई गई थी 720। तो आप इसको 720 से गुणा कर दीजिए, आंसर आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास यहाँ पर 6 बार कटेगा, 1/6। 6 का इसमें डिवाइड करेंगे, आपको दिखाई पड़ रहा है 120 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 78% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 448 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है, यानी कि चुनाव जीत जाता है। तो डाले गए मतों की कुल संख्या बतानी थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो चुनाव जीत रहा है, विनर जो है उसने 78% मत प्राप्त किए। तो जो लूजर है, हारने वाला उम्मीदवार है, उसने 22% मत प्राप्त किए होंगे, क्योंकि टोटल मत जो थे वो अपने आप में 100% थे। तो इनका अगर आप यहाँ पर गैप देखेंगे तो ये 56% का आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, यानी कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो 56% मतों से जीता है, जबकि प्रश्न में इसकी वैल्यू बताई गई 448 है, ठीक है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल जो वोट थे वो अपने आप में 100% थे, यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू, आप 100 की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो 100 इंटू में आप क्या करते, 448 जो है उसमें आप यहाँ पर 56 का डिवाइड करके गुणा करा देते 100 को, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिए। इसमें देखिए 4 से डिवाइड करेंगे 14 बार कटेगा, 4 से ऊपर डिवाइड करेंगे 112 आ जाएगा, 14 8 112 होता है, यानी कि 800 आपके प्रश्न का सही आंसर था। यानी कि डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी थी, 800 थी। अब इसमें देखिए ऋत्विक का मासिक व्यय आपको बताया गया, इससे घटकर इतना हो गया, तो व्यय में प्रतिशत कमी बतानी थी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कितने से कम हो गया भाई, आप यहाँ पर देख सकते हैं 228 की, यहाँ 288 की यहाँ पर कमी दिखाई पड़ी, और 800 ये, यानी कि 1088 कम हो गया, 1088 रुपये कम हो गया। तो 1088 रुपये कम हो गया वे, और कितने से, 12,800 से गुणा 100 करते, तो यहाँ पर 2 0 से तो 2 0 कट जाते, तो ये बराबर की साइड आपके पास यहाँ पर कितना बनता, ऊपर नीचे 4 से डिवाइड करते तो 4 दूनी का 8, और ये आपके पास 728, 4 दूनी का 8 बटे में आप 4 से डिवाइड करते तो ये 32 बनता, ठीक है। अब यहाँ पर 4 से फिर डिवाइड करते तो ये 8 हो जाता, और ऊपर आप 4 से डिवाइड करते तो 6 चौके 24 हो जाता, फिर यहाँ पर 8 चौके 32, ये आपको दिखाई पड़ रहा 8 8 64, यानी कि 8.5% आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाता, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो ये थे आपके पूरे 25 प्रश्न, और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।